हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छी होगी, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करी होगी। आज हम और थोड़ा सा डेप्थ में उतरेंगे, एपीआई की डेप्थ में। आपको जैसे पता होगा, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रिसर्च स्टार्ट कर चुकी हूँ। एंड फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री की पहले ही वीडियो में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। एंड उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री पहले मैंने डिस्कस किया, फिर फार्मा इंडस्ट्री मैंने डिस्कस किया आपसे। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी दवाई बनाने का मेन कंपोनेंट है, जो आपका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल, दैट इज एपीआई। एपीआई का डिस्कशन अभी मैं ऑनगोइंग हमारा चल रहा है। एपीआई के अंदर भी हम कई सारी अलग अलग एपीआईज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने कॉम्प्लेक्स और कमोडिटी एपीआई समझ लिया है। कमोडिटी एपीआई इज द बेसिक दवाई जो कि बहुत आसानी से बन जाती है एंड जो बल्क में प्रोड्यूस होती है, मार्जिन बहुत ही कम होते हैं एंड वो बहुत ही नॉर्मल दवाइयाँ होती है। छोटे मोटे हमारे अक्यूट डिजीजेस, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, उन सब में काम आती है। मोस्टली वो जेनरिक होती है। एंड कॉम्प्लेक्स एपीआई की हम बात कर चुके हैं। थोड़ा सा नीश स्पेसिफिक हो गया, थोड़े से बड़े डिजीजेस पे काम करने वाला, क्रॉनिक डिजीजेस हो गए, बीपी, डायबिटीज़। थोड़ा सा अगर हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कोई दवाइयाँ हो गई, वो सब जो है कॉम्प्लेक्स एपीआई में आपका ऐड होता है, राइट। उसमें भी थोड़ा सा और नीश स्पेसिफिक जा सकते हैं एंड वो दवाएं वैल्यू एडिड होती है, वो थोड़ी सी हायर प्राइस से बिकती है, उनका मार्जिन बेटर होते हैं। अभी तक हम ये सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है, आप अगर नए हो, आप प्लीज़ जाके ये वीडियोस एक बार देख लेना, ताकि यू कैन लाइक स्टार्ट फ्रॉम द कंप्लीट, एकदम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से सीखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको रिस्क क्या है इस इंडस्ट्री के, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एक कंपनी में हमको क्या देखना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर, वो सब चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। ये हम देखेंगे। अब आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे ना मैंने आपको बताया था, एच पी ए पी आईज के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट हमारा रहेगा पेप्टाइड ए पी आईज। पेप्टाइड को अभी के लिए मैं डिस्कस नहीं करूँगी, इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि एच पी ए पी आई को समझना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को मैं सेपरेट रखूँगी ताकि हम एक वीडियो में एक चीज़ की बात करें। कॉम्प्लेक्स एंड जो आपका कमोडिटी है वो तो सिमिलर है, मतलब कि वो है कि एक का ही दूसरा वर्जन एंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वर्जन। तो वहाँ पे काइंड ऑफ डिबेट वाली चीज़ आ जाती है, थोड़ा सा कंपैरिजन वाली चीज़ आ जाती है। वो साथ में समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एच पी ए पी आईज हो गया आपका, पेप्टाइड ए पी आई, फर्मेंटेड एंड बायोलॉजिक्स, इनको मैं सेपरेट करने के बारे में सोच रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं लेके जा सकूँ। वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड थोड़ा सा हम लोग सिर्फ एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी अच्छे से फोकस कर पाओगे, आपको एक जगह सारी चीज़ मिल जाएगी, राइट। इस वीडियो में हम लोग एच पी ए पी आईज को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ए पी आई है। इसका रोल, मतलब हर ए पी आई एक जैसा नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्स और कमोडिटी ए पी आई सेम है, दोनों की इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, दोनों के मार्जिन थोड़े अलग है, दोनों का रोल थोड़ा अलग है, लेकिन एच पी ए पी आई की कहानियाँ थोड़ी अलग है। उससे अलग आपको पेप्टाइड की मिलेगी, उससे भी अलग आपको फर्मेंटेड की मिलेगी, उससे भी अलग आपको बायोलॉजिक्स की मिलेगी, राइट। ये चार एपीआई हमारे मेन चार एपीआई है, जिसपे अभी तक था, जो अभी इंडिया में चल रहा है, हमारे इंडिया जो ऑलरेडी कर रहा है उस पर हमने बात कर ली। अब एच पी एपीआई नया है, पेप्टाइड नया है, आपका फर्मेंटेड खाली वो तो काफ़ी वक्त से चल रहा है, बट स्टिल इट हैज़ सम अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद में बायोलॉजिक्स, वो तो अभी तक एकदम अनफोल्ड इंडस्ट्री, एकदम छुपी हुई हिडन जेम वाली इंडस्ट्री है। हम सब समझने के बाद में समझेंगे, ताकि आपको वो एकदम फटाफट से समझ में आ जाएगी, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच पी ए पी आईज। एच पी ए पी आई इज एन वेरी इंटरेस्टिंग ए पी आई। इसका रोल, मतलब जितना जैसे जैसे हम ए पी आई में आपको बढ़ाती जाऊंगी, हम दूसरे दूसरे ए पी आई स्टडी करेंगे, उन सब की वैल्यू एंड उन सब का जो रोल है फार्मा इंडस्ट्री में और ज़्यादा क्रिटिकल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। मतलब वो और ज़्यादा बड़े डिजीजेस पे काम करने वाले ए पी आईज होंगे, राइट। लेट्स डिस्कस एच पी ए पी आई का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज हाई पोटेंसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, राइट। एपीआई तो है ही इसमें, एच पी इज दी हाई पोटेंसी। उसका मतलब ही अपने आप में कि उसका जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी लाइक पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी। अब एक जेन्युइन सी बात हम समझते हैं कि ऐसी भारी दवाइयाँ किस बीमारी में ज़्यादातर यूज़ होगी। वो बीमारी जो कि लाइफ टेकिंग हो सकती है, वो बीमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, लाइक बहुत ही एकदम डेथ सिनेरियो जिस बीमारी में बनता है, वहाँ पर उन उन एकदम क्रॉनिक जो डिजीजेज आपके जो ठीक नहीं हो पाते, जिनके लिए आपको लाइफ टाइम दवाई लेने होते हैं, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम अपने हेल्थ का ट्रीटमेंट, ध्यान, वो सब कुछ करना पड़ेगा, आप लाइफ टाइम फार्मा सेक्टर के पेशेंट बन जाते हो।
उन पर्टिकुलर दवाइयों में HPAPI का रोल सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि इन शॉर्ट जो क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, जो लाइफ टेकिंग डिजीजेज होते हैं, वहाँ HPAPI का यूज़ आता है। यानी कि जो आपकी हाई पोटेंसीज है, जिनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मतलब उनको बनाने का प्रोसेस भी बहुत क्रिटिकल है। एंड अगर इतनी भारी दवाई है तो जहाँ वो बनती होगी, मतलब वहाँ जहाँ टन के भाव में बनती होगी, एकदम, हालांकि HPAPI का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता आप एक जगह पे, इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा, बट जहाँ वो बनती होगी वो जगह कितनी हज़ार्डियस होगी, तो इस सब के बारे में हमको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कम टू बेसिक्स अगेन। HPAPI इज द हाई पोटेंसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज द काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वो दवाएं होती है। एंड ये जो मेडिसिन होती है, इनका डोज बहुत ही कम होता है। मतलब अगर कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, हालांकि ये नॉर्मल जगह तो आपको मिलेगी नहीं, इसके आपको स्पेशल ट्रीटमेंट्स या आपको दवाई केमिस्ट की शॉप पे नहीं मिलेगी। ये पर्टिकुलरली लाइक वो सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा एंड वो लाइक आपके पास ही डायरेक्ट वो दवाई आती है, समझ रहे हो, बीच में कोई चैनल नहीं है। सो इतनी मतलब एकदम वैसे ही टाइप की दवाइयाँ, प्रीमियम काइंड ऑफ दवाइयाँ हैं, तो इनका कोई वो चैनल नहीं है कि आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से ये वो सब नहीं। इट इज़ लाइक आपको जैसे ब्लड बैंक है, एक ही जगह मिलेगा आपको, हर दुकान वाला उसको नहीं रख सकता, इट्स लाइक बहुत ही स्पेसिफिक। तो वैसे ये दवाएं होती हैं, इनका बहुत हर शहर में कुछ कुछ सप्लायर्स ही मौजूद होते हैं, एंड जहाँ नीड होती है डायरेक्ट दवाई वहीं पहुँचती है। ओके, इसका भी रीज़न है। और द थिंग इज़ कि इसकी डोज बहुत ही कम पेशेंट को देनी होती है, इतनी पावरफुल है कि इसका छोटे से छोटा डोज बहुत काम कर जाता है। और वो छोटे से छोटा डोज कमोडिटी API, मान लो जो कुछ भी आपका है छोटा सा मतलब एक कमोडिटी API, उसका भी मतलब 10,000 गुना इफेक्ट जो है HPAPI आपको देता है। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल मेडिसिन। मतलब नॉर्मल API से आपका 10 टाइम्स या फिर थाउजेंड्स टाइम्स समटाइम्स इतना पावरफुल वो होता है। एंड अब ये एग्जिस्ट क्यों करता है? जहाँ हमारी नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं आती है, जहाँ हमको लगता है कि अभी डिजीज जो है नेक्स्ट स्टेज पे पहुंची है, जैसे कैंसर में सबसे ज़्यादा HPAPI का रोल है। ऑन्कोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी स्पेसिफिकली कैंसर एंड सेल से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है, आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारी होती है, वो ऑन्कोलॉजी में आती है, राइट। सो उस पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट करने के लिए HPAPI का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो जब जहाँ नॉर्मल दवाई काम करना बंद कर देती है, जिसका कोई रोल ही नहीं है, नॉर्मल दवाई यूज़ करने से आपको कुछ ना फ़ायदा है, तो वहाँ रोल आता है HPAPI का, राइट। दैट इज़ वाई दवाइयाँ एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स APIs भी काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा जहाँ आपको एकदम लाइक स्पेसिफिक बीमारी और स्पेसिफिक चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, एंड आपका एग्जैक्ट कंट्रोल आपको चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको चाहिए, वहाँ पे आपको HPAPI का नीड पड़ता है। जब आपको एग्जैक्ट कंट्रोल चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उसका होना चाहिए, लाइफ सेविंग दवाइयों में HPAPI का काउंट होता है, राइट। किस किस डिजीज़ को ट्रीट करती है? सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है कैंसर के अंदर। जब कैंसर आपका स्टेज क्रॉस करते जाता है, उतना ही लेवल आपका दवाई का बढ़ता जाएगा, उतने ही हैवी APIs HPAPIs का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कई सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल दवाई से कभी ट्रीट नहीं हो सकते, एंड वो धीरे 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 ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ योर हार्मोन्स आपको बहुत सीवियर बीमारी आगे जाके हो सकती है। So, उन सबको रोकने के लिए यहाँ अगेन HPAPI का यूज़ होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेज हो गए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, वो डिजीजेज में सबसे ज़्यादा काम आता है। एंड कभी कभी आपके बचपन से ही कुछ रेयर डिजीजेस पाए जाते हैं, कुछ जेनेटिक्स के थ्रू बहुत ही रेयर डिजीजेस किसी किसी बच्चों में बचपन से ही पाए जाते हैं। सो वहाँ HPAPI का यूज़ होता है। एंड कुछ सर्टेन ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कुछ आपको स्पेसिफिक मेंटल प्रॉब्लम है या कुछ मेंटल डिसऑर्डर है किसी को, तो वहाँ HPAPI एंट्री लेता है। HPAPI का गेट वहाँ ओपन होता है जहाँ आपका सब ऑलमोस्ट बेसिक बेसिक जो दवाइयाँ हैं एंड दी कॉम्प्लेक्स API वो भी फेल हो जाता है, वहाँ आपका HPAPI एंट्री लेता है। बहुत नॉर्मल पेशेंट्स को ये नहीं दी जाती है, लाइक जहाँ जान की बात आ रही है वहाँ HPAPI एंट्री लेना स्टार्ट करता है, राइट। अभी बनाया कैसे जाता है? HPAPI एक नॉर्मल प्लांट में नहीं बन सकती। API कॉम्प्लेक्स API फिर भी एक नॉर्मल प्लांट में बन सकती है, उनका प्लांट स्केल बहुत बड़ा हो सकता है, बट HPAPI का स्केल बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कि
एक एक सर्टेन लिमिट पर ही आप उसको बना सकते हो, आप उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं कर सकते। द रीज़न फॉर दैट इज़ HPAPI, जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इसका उस छोटे से छोटा डोज भी बहुत पावरफुल होता है। इट इज़ लाइक हाई पोटेंसी, इसके नाम में ही है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इशू क्या होता है ना, अगर सोचो जो दवाई आप खा रहे हो वो बहुत ही कम डोज में भी इतनी पावरफुल, इतनी हैवी है। सो जहाँ वो बन रही होगी हज़ारों की क्वांटिटी में, हज़ारों किलो, टन्स की क्वांटिटी में वहाँ बन रही होगी, वो जगह अपने आप में कितनी हार्मफुल होगी। अगर आप इसका डोज एक्सीड एक्सीड कर देते हो, मान लो अगर आपको डॉक्टर ने एक डोज दिया, आपने उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा ले लिया, हालांकि डॉक्टर देगा नहीं, डॉक्टर खुद ही आपको यहाँ के दवाई लगा के नॉल जाएगा। सो बट थोड़ा सा भी अगर डोज एक्सीड हो जाए तो वहाँ पे लाइफ टेकिंग रिस्क बच जाता है वो। सोचो जहाँ ये बन रहा है वो जगह कितनी हार्मफुल एंड हजार्डियस होगी, वहाँ कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड एक्शंस के रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज़ वाई एक नॉर्मल प्लांट में नहीं बन सकता, इसका बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। द थिंग इज़ दैट क्योंकि इसमें जो तरीके यूज़ होते हैं, जिस लेवल पे ये ऑपरेट होता है, वहाँ पहली बात तो एकदम ऐसा एरिया चाहिए जहाँ दूर दूर तक बस्ती ना हो, अगर हो तो भी पता है HPAPI के जो प्लांट्स होते हैं ना वो अंडरग्राउंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अंडरग्राउंड मिलेंगे आपको, ज़मीन के अंदर मिलेंगे, ताकि उसका जो भी रिएक्शन है हवा में ना जा सके। हवा से सबसे ज़्यादा रिएक्शन फैलता है, यू नो दी भोपाल ट्रेजिडी, जिसमें हवा की वजह से इतना सब कुछ फैल गया था। सो हवा के ज़रिए सबसे कोई भी चीज़ जल्दी फैल सकती है, इन्फेक्शन, केमिकल, एनीथिंग। इसलिए इसको पूरे अंडरग्राउंड लेवल पे बनाया जाता है। सोचो इतना ज़्यादा रिस्की ये है। ओके, एकदम आइसोलेटेड, क्लोज और हाई सेफ्टी फैसिलिटी वाला प्लांट आपको चाहिए, तब जाके इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब आते हैं थोड़ा सा लोगों पे, जो इसको बना रहे हैं, उनकी हालत आप सोच भी नहीं सकते। दे हैव टू वियर, लाइक जो आपने एस्ट्रोनॉट का सूट देखा होगा, इफ़ यू नो लाइक यू नो मूवीज़ में जो वो बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए वो आते हैं ना, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो क्या सूट पहनते हैं पूरा का पूरा पैक, मतलब उनका एक भी बॉडी का हिस्सा दिख नहीं रहता एक्सेप्ट आईज, राइट। वैसे टाइप का सूट, आप इसको थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हो। सो वैसे टाइप के सूट्स जो है प्रॉपर आपको ना वो पहन के रखना ही पड़ेगा जब आप उस पर्टिकुलर प्लांट में मौजूद हो। एंड जब आप एग्जैक्ट जहाँ दवाई बन रही है उसके पास जा रहे हो तो आपको और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सो वो पर्टिकुलर सूट पहन के आपको पूरे दिन काम करना है, एंड दैट इज़ सो एग्जॉस्टिंग ऑफ कोर्स। सो इतना लाइफ टेकिंग है कि अगर मान लो दवाई का कुछ हिस्सा भी आपके सांस के ज़रिए, जो भी वहाँ पे काम करे, लेबर्स है, हमारे साइंटिस्ट है, जो भी एक्सपर्ट्स है, उनके अंदर चला गया, मतलब नो चांस ऑफ लाइफ वहाँ पे बचता है। जो दवाई आपकी जान बचा रही है उसी से आपकी जान भी जा सकती है। सो वहाँ पे इतना आपको एकदम आइसोलेशन में इसको करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे रिस्क, ये इसके मतलब दैट इज़ वाई HPA इतना स्ट्रॉन्ग भी है, और इसका प्रीमियम जो है उस वैल्यू में आएगा ये। एंड इसको बनाने के लिए ही इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स, इतने बड़े बड़े चीज़ों का यूज़ हो रहा है। सोचो कितना पावरफुल चीज़ है ये। एंड द मेन थिंग, ह्यूमन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट में दवाई से आप नहीं आ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। हवा, इवन वहाँ की हवा भी बहुत जानलेवा है। एंड चाहे आप कितना भी कर लो, थोड़ा बहुत असर होगा। एंड दैट इज़ वाई वो लोग जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा मेंटली वो लोग इतने, लाइक मैं क्या बोलूँ, लाइक थोड़ा सा उन पे इफेक्ट आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम होती है। थोड़ा सा उस पर्टिकुलर लोग इंडस्ट्री के लोगों की जो एज है वो भी नॉर्मल लोगों से कम रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब हर वक्त आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं चाहे आप कितना भी एक्सपोज ना करो खुद को, अपनी बॉडी को, उस हवा के कांटेक्ट में ना आने दो, फिर भी आपको उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। सो ये एक बहुत बड़ा मतलब लाइफ पे भी रिस्क है, राइट। सो इसमें कॉस्ट का तो प्रेशर है ही है। कॉस्ट आपको ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसमें कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक HPAPIs बनाने के लिए आपको स्पेशल प्लांट डालना पड़ता है। स्पेशल मतलब स्पेशल प्लांट, उस प्लांट को डालने का खर्चा सिर्फ एक तरह की HPAPI बनाने के लिए, जिसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, करोड़ों में जिसका प्राइस हो सकता है, राइट। सो उसको बनाने के लिए भी आपको एक अलग प्लांट या फिर उस सेम प्लांट में भी बहुत हैवी केपीस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कॉस्ट तो एक फैक्टर है ही, उससे भी बड़ा फैक्टर आपका स्पीड। मतलब HPAPI वाली इंडस्ट्री, कुछ HPAPI छोड़ दो, पूरी फार्मा इंडस्ट्री ऐसे काम करती है। बहुत जल्दी कोई जो आपका
दवाई आउटडेटेड हो सकता है। मान लो कि आप आज एक दवाई बना रहे हो एंड किसी और ने भी सेम फॉर्मूला पे काम किया, सेम ही चीज़ का इलाज वो भी ढूंढ रहा है, बट दोनों ने सेम टाइम पे अपनी दवाई को लाइक पब्लिश भी किया, अपने उसको रिलीज़ किया दवाई को, ऑल थिंग्स। बट मान लो कि उनकी दवाई का जो रिजल्ट होता है तो फास्ट आता है, एंड कोई भी दवाई क्यों लेता है, उसका रिजल्ट हमेशा फास्ट चाहिए, 1-2 दिन में इंसान ठीक हो जाए, हर कोई यही चाहता है, राइट। सो वहाँ पर मान लो उनका रिजल्ट, उनकी जो दवाई है रिजल्ट देने में थोड़ी सी ज़्यादा स्पीडी है, तो आपका गया, मतलब आपका इतने सालों की मेहनत केपेक्स सब बर्बाद। अगर उन लोग को एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है, एक बेटर प्रोडक्टिव इनोवेटिव प्रोडक्ट मिल रहा है, वाई वुड दे चूज यू? सो आपको एकदम पहली बात तो इनोवेटिव होना पड़ेगा, स्पीड रखनी पड़ेगी। आप अगर पहले पहुंच रहे हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। मार्केट, ये फार्मा मार्केट में ऐसे ही होता है। अगर कोई दवाई बहुत वक्त बाद में आ रही है, मतलब कि बीमारी आके चली गई और दवाई अब आ रही है, ऑफ कोर्स कौन ही लेगा। सो स्पीड इज ऑल्सो वन फैक्टर। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका सेफ्टी। इसमें सबसे बड़ा प्रोसेस जो है, सबसे बड़ा जो आपका इशू है, दैट इज सेफ्टी, सबसे ही बड़ा। चलो आप कोई बात नहीं, स्पीड ना रखो, स्पीड हर एक फैक्टर है, मैं मानती हूँ, कॉस्ट एक फैक्टर है, उससे भी बड़ा है सेफ्टी। अगर आपके पास में सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, लोग मर रहे हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर आप जो दवाई बना रहे हो वो आसपास के एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, हार्म नहीं करती वो एनवायरनमेंट को, ख़त्म कर देती है एनवायरनमेंट को, ये ऐसी दवाई है। वो वहाँ के लोगों को बीमार नहीं करेगी, मार देगी लोगों को। ये कैसी दवाई है? अगर वो हवा में रिलीज हो गई एक बार, या फिर मान लो कि उसका एक्सपोजर, अगर डायरेक्ट एक्सपोजर उसके वहाँ के एनवायरनमेंट से, आई एम गेटिंग लाइक गूज बम्स काइंड ऑफ थिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कितना डेंजरस चीज़ हमारे यहाँ पे बनाई जा रही है, जिसका ऑफकोर्स रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लोगों की जान बचती है इससे। बट जो लोग उसमें काम कर रहे होंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि लाइक वो कितना मतलब हैवी काम वहाँ पे कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग है। और जिन्होंने जो इसका बिजनेस कर रहे हैं वो तो अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। सोचो रेगुलेशंस कितने ज़्यादा होंगे। मैं बोल नहीं रही हूँ रेगुलेशन, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रेगुलेशंस नहीं है, रेगुलेशंस आपके फार्मा के आने से पहले तो रेगुलेशंस आते हैं। तो सोचो रेगुलेशंस तो कितने 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 खतरनाक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि चलो आपका मान लो 15 स्टेप का प्रोसीजर है, आपने हल्की सी एक बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक, मैं तो स्मॉल भी नहीं बोल, माइन्यूट माइक्रो 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 मिस्टेक भी हो गई, नॉन एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल नॉन एक्सेप्टेबल। ये इतना सीरियस मैटर होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उस बैच को पूरा का पूरा फेंक दो इन द सेंस डिस्पोज करो उस बैच को। इसका डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल। मान लो बैच खराब हो गया, उसको ऐसे थोड़ी गड्ढे में डाल सकते हो, या ऐसे थोड़ी आप कहीं जला सकते हो, कुछ कर सकते हो। आपको उसका प्रॉपर डिस्पोजल भी करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज हार्मफुल फॉर अस, हार्मफुल फॉर नेचर। आप उसको ऐसे ही हर जगह नहीं डाल सकते। सो वेस्ट में भी, ये बात मेरे अभी अभी आई दिमाग में, सो वेस्ट में भी आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद में मान लो कि अगर आपने बिल्कुल लाइक माइन्यूट सा मिस्टेक हो गया, नॉन एक्सेप्टेबल एट ऑल, दैट कैन टेक लाइफ ऑफ योर पेशेंट। सो एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं। इट इज़ वाई बहुत ही प्रिसाइज इंडस्ट्री HPAPI है अपने आप में। इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो, राइट। बट बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही हाई रिवॉर्डिंग है इसका। जो जितना सोचो, मैं जितना रिस्क बोल रही हूँ ना, जितने तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कितना रिस्क है, कितने प्रॉब्लम्स इश्यूज है, इससे भी कई ज़्यादा इनको पैसा मिलता है जब इनका एक सक्सेसफुल HPAPI मार्केट में आता है और वो काम करता है। इस बहुत ही हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाली इंडस्ट्री HPAPI है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक थोड़ा बहुत। अब रॉ मटेरियल्स इसमें क्या लगते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं है, जैसे कि कमोडिटी API में था कि वी नीड KSMs, वी नीड इंटरमीडिएट्स, वी नीड योर फॉर्मुलेशंस के लिए हमको ये चीज़ चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको स्पेसिफिक रॉ मटेरियल खुद से बनाना पड़ेगा। यस, आपके जो कमोडिटी API में जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स है, वैसे वैसे की स्टार्टिंग मटेरियल्स यहाँ पर भी होंगी, बट उनकी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हो सकते। हर पर्टिकुलर के लिए आपको अलग अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, अलग अलग। बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही एडवांस, सबके अलग अलग हो सकते हैं। बेसिक की ज़रूरत तो होगी ही हमेशा, बेस केमिकल्स की ज़रूरत हमेशा होगी, बट ये मॉलिक्यूल पे काम करती है पूरी की पूरी इंडस्ट्री। तो हर बार नए मॉलिक्यूल्स बनाना, हर बार एक नए केमिकल पे काम करना। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट रॉ मटेरियल्स, बट ये ज़रूर है कि रॉ मटेरियल्स पार्शली चाइना से ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट होते हैं, राइट। सो एक्सपोर्ट तो क्या होते हैं, इम्पोर्ट होते हैं, है ना।
पार्शियल मैं कह रही हूँ यहाँ पे। बाकी इसके अलावा उन पे मतलब एकदम ही रॉ जो मटेरियल है जिसकी ज़रूरत है ही है वो चाइना से ही आएंगे, उसके ऊपर काम करके उसका नेक्स्ट रॉ मटेरियल बनाना वो इंडिया करता है। तो इसमें हमारे पास में काफ़ी बाजी हमारे हाथ में है, क्योंकि मेजर मेजर मतलब मान लो 20% ऑफ रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम चाइना, बट द रिमेनिंग 80% और 70% विल बी विल बी मेड बाय इंडिया ओनली। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रॉ मटेरियल होगा ना, तो आप उसको चाइना से नहीं मंगवा सकते हो। हर एच पी API का आपका अलग रॉ मटेरियल होगा, पूरा सॉल्वेंट हो गए आपके जो आपका, मैं देखो मैं इतना केमिकल इंडस्ट्री में आई डोंट नो द पर्टिकुलर वर्ड्स एंड ऑल, बट जितना मैंने पढ़ा, जैसे मान लो एक नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल पे आपको काम करना है, उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग लाइक और इससे उसके रॉ मटेरियल्स उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। रॉ मटेरियल नहीं बनते इसमें, इसमें आप उस पर काम करते हो मॉलिक्यूल पे, दैट इज़ योर रॉ मटेरियल इटसेल्फ, राइट। जब आप पूरा उस पर काम करके अपना लाइक अपने मॉलिक्यूल्स को बनाते हो, ज्वाइन करते हो एंड ऑल द थिंग्स। सो इसमें पूरे के पूरे लाइक ब्लॉक्स बिल्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स के, एंड व्हेन द ब्लॉक्स आर फाइन तो वो अपने आप में एक रॉ मटेरियल बन जाता है, राइट। एंड इसके अलावा इसमें जो इंटरमीडिएट्स का यूज़ होता है, जो KSM के बाद वाला रॉ मटेरियल है, वो आपका एडवांस रहेगा हमेशा, एंड वो इंडिया ही बना सकता है। मतलब कि मैंने बोला ना अगेन कि आप चाइना से मंगा सकते हो, बट वो एकदम बेसिक रॉ मटेरियल होगा। अगर आपको अपने लिए कुछ बनाना है तो आपको अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, आप वो चाइना से नहीं बना सकते। एंड ये बल्क में काम नहीं चल सकता यहाँ पे। बल्क में होता है बट एक लिमिट होती है बल्क की भी। बल्क मतलब ये नहीं कि जितना हम बना सकते उतना हमने बना दिया। यहाँ पे आप बल्क में इसलिए नहीं कर सकते, पहली रीज़न तो ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया तो उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो हार्मफुल जो इम्पैक्ट आएगा वो भी उतना ही बड़ा आएगा, एंड उसको हैंडल करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आपने लालच लालच में बड़ा तो बना दिया, बट उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा, आपका इम्पैक्ट नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। ये है कि आप उसको कंट्रोल किस तरह से कर रहे हो, मतलब उसको बनाने में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा ही करेगा, बट ठीक है आप उसको कंट्रोल किस लेवल एंड किस स्केल से कर पा रहे हो। जिस स्केल से आपने जितना बल्क में मटेरियल बनाया क्या, उस स्केल से आप उसका एनवायरमेंटल कंट्रोल देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, वहाँ रिस्क आ जाता है, राइट। सो कंपनीज इसको स्मॉल क्वांटिटी में ही बनाएगी हमेशा। स्मॉल का मेरा मतलब ये नहीं कि 1 किलो 2 किलो, ऑफकोर्स बड़े क्वांटिटी में बनता है, बट उसकी भी लिमिट है। एंड दूसरा, मान लो आपका बैच फेल हो गया इन दी मिडिल स्टेप ऑफ योर प्रोसीजर, खत्म, वहाँ आपके करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं पे हो जाएगा। अब आपने मज़े मज़े में बल्क में आपने सोचा कि हाँ चलो अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं एंड हम तो अब बना लेंगे, सो हो गया वहाँ पे, फिर आप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपका यहाँ पे पास होने से ज़्यादा फेलियर के रिस्क ज़्यादा है। अगर आप 10 बार बनाओगे, 10 में से मुश्किल से 2 बार पास होगा, उसके बाद 8 बार हमेशा फेल होगा। सो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। सो इसमें कई सारे सॉल्वेंट्स हो गए, रीएजेंट्स हो गए, एंड अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ इस पर्टिकुलर चीज़ में किया जाता है, एंड वो कस्टमाइज होते हैं, खुद ही से इंडस्ट्री बनाएगी हमेशा, बेसिक रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं। सो कोई भी एक सिंगल फिक्स रॉ मटेरियल का रूल नहीं है, हर एक मॉलिक्यूल का हर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, राइट। एंड चाइना और इंडिया का HPP API में रॉ मटेरियल का कैसा सीन है, बेसिक केमिकल्स अगेन चाइना पे हम लोग डिपेंडेंट है उसके लिए, एंड जो आपके स्पेसिफिक इंटरमीडिएट्स हो गए, जो एकदम सेंसिटिव इंटरमीडिएट्स हो गए जिनकी रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी, वो इंडिया खुद बना रहा है, इंडिया का उस पर ही फोकस है। सो मैं कह रही हूँ कि 80% आप मान के चलो कि अपना इसके अंदर 80% बाजी अपने हाथ में है। कमोडिटी API में आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट चाइना ही उसको ओन करा है, ऑलमोस्ट चाइना पे डिपेंडेंसी सारी। बट जैसे हम कॉम्प्लेक्स पे आए तो कॉम्प्लेक्स पे क्योंकि आपको खुद उसमें वैलिडेशन करना पड़ेगा, खुद उसके नए नए API क्रिएटिव, लाइक जो भी क्रिएटिव तो क्या ही बोलो, इनोवेटिव एंड सॉल्यूशन वाले APIs बनाने पड़ेंगे, तो वो इंडिया के हाथ में है, वो आपको चाइना स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। एंड तो वहाँ पे थोड़ी सी बाजी इंडिया के हाथ में ही। यहाँ पे वापस अब और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज वाली बात आ जाती है। सो यहाँ जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इंडिया का जो है व्हाट आई से लाइक हिस्सा भारी होता जाएगा, राइट। जैसे हम कहते हैं ना तराजू होता है, तराजू में आपके दो साइड होते हैं, उसको ना पलड़ा बोलते हैं। सो इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता जाएगा, इन इन टिपिकल इंडियन लैंग्वेज हम उसको ऐसे बोलते हैं, राइट। एंड या सो
सप्लाई रिस्क भी यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है। मान लो अगर रॉ मटेरियल डीले हो गया तो आपके प्लांट आप आगे काम कैसे करोगे, क्योंकि हम अभी भी चाइना पे तो डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ऑफ हिस्सा अभी भी हमारा चाइना से आ रहा है। मतलब आप मान के चलो रॉ मटेरियल पूरे बेसिक रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। सो वहीं से तो स्टार्ट होगा, वही बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया तो कैसे आगे की तरफ आप मूव करोगे, है ना। अगर गाड़ी में इंजन ही नहीं है आप कहाँ से शुरू करोगे, गाड़ी में तेल ही नहीं है कहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट करोगे। सो अभी भी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अगर चाइना सप्लाई रोक देता है सो वहाँ पर आपके प्लांट को बंद करने तक की बात आ सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन होगा ही नहीं ना, क्या सेंस है फिर उसका। एंड कई बार क्वालिटी इशू भी आता है। मान लो कि आपका रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो कि चाइना में प्रॉब्लम है ही है। चाइना कभी भी अच्छी क्वालिटी आपको एकदम, आप उससे एकदम हाई क्वालिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये क्वालिटी इश्यूज अभी चाइना में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, स्पेशली फार्मा सेक्टर को लेके। तो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं, कंप्लायंस हो गया, रेगुलेशन इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई कई बार बैच पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाता है, आपका आगे प्रोसेस बढ़ता ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी यहाँ रॉ मटेरियल के लिए तो बहुत ज़्यादा है। रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छी खासी डिपेंडेंसी चाइना पे भी अभी है रॉ मटेरियल के चलते हुए। एंड यहाँ पे कंपनीज को, जो इंडस्ट्री आपकी पूरी की पूरी एच पी ए पी आई की, चाहे एच पी ए पी आई मानो चाहे पूरी फार्मा मानो, बट अभी स्पेसिफिक एच पी ए पी आई की अगर बात करें, हालांकि बात पूरे फार्मा पे लागू होती है कि आपको थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो आप ए पी आई बनाना शुरू करो, मतलब एक स्टेप पीछे जाओ, रॉ मटेरियल पे आ जाओ। ए पी आई बनाना जानते हो आप इंटरमीडिएट पे आ जाओ, इंटरमीडिएट आप बनाना जानते हो आप के एस एम पे आ जाओ, राइट। सो उससे क्या होगा ना कि आपके हाथ में काफ़ी सारी आपकी जो सप्लाई चेन है, सप्लाई रिस्क है, वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि आप रॉ मटेरियल बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं से सारा का सारा स्टार्टिंग से लेके एंड इन तक क्वालिटी आपके हाथ में आती जाएगी। एंड सेफ्टी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्वालिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, सप्लाई की जो सिक्योरिटी है पूरी की पूरी सप्लाई चेन आप वो कंट्रोल कर सकते हो। और आप मार्जिन में भी कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर सकते हो, लॉन्ग टर्म मार्जिन आप अपने गेन कर सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा एच पी ए पी आई का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगता है, सबसे कम कहाँ लगता है। सो अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल का आपको लग रहा होगा कि रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो नहीं। रॉ मटेरियल का जो पैसा है वो आप मान के चलो कि ठीक ठाक पैसा लगता है, बट जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल की नहीं है। सारी कॉस्ट अगर आप मिला कर देखो चलो तो आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है काफ़ी कम है बाकी कॉस्ट से, मतलब एक मीडियम सी कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बट व्हेन यू कम टू सेफ्टी, वो कॉस्ट आपकी सबसे ज़्यादा है। वो कॉस्ट आपकी लाइक 80 to 90% कॉस्ट आप वहाँ इन्वेस्ट कर देते हो। उससे भी बड़ी कॉस्ट आपकी कहाँ है, आपकी वो कॉस्ट है पूरी की पूरी रेगुलेशंस और ट्रेनिंग पे आपके, लाइक योर पीपल हु आर मेकिंग इट, योर एम्प्लॉयज़, राइट। उसके लिए सबसे बड़ी कॉस्ट एम्प्लॉयज़ की मान लो आप, रेगुलेशंस की मान लो, और सेफ्टी की मान लो। यहाँ आपका सबसे 80 to 90% पैसा लग जाता है। बाकी जो है वो प्रोसेस में हो गया या फिर आपका रॉ मटेरियल पे हो गया, वहाँ लगता है। बट एम्प्लॉय का कॉस्ट हो गया, क्योंकि यू नीड वेरी हाई स्किल लेबर एंड वेरी एक्सपीरियंस पीपल, राइट। सो वो हो गए। एंड मान लो उसमें से किसी के लाइफ टेकिंग अगर बात आ गई तो आप उनको पूरी लाइफ के लिए आपको कंपनसेट भी करना पड़ता है कई बार, तो वो हो गया। इसके अलावा आपकी सेफ्टी, वो एक इशू हो गया। प्लांट को आपको एकदम सेफ एंड वो बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि रिस्क कम से कम हो, लाइफ का रिस्क सबसे कम से कम हो। इसके अलावा आपके रेगुलेशंस का रिस्क हो गया। तो रेगुलेशंस तो आप हर बार देखते ही आए हो, समझते ही आए हो, तो मैं जितना बोलूँ उतना आपको कम ही लगेगा, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। अब इन यहाँ पे कंपनीज के लिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं। तो 2000 सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट वर्कर की सेफ्टी का रिस्क, क्योंकि बहुत ही हजार्डियस एनवायरनमेंट है जो मैं अभी तक बोलती आ रही हूँ, बहुत ही खतरनाक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो वर्कर की सेफ्टी का रिस्क, मान लो, मतलब ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए बट कोई ट्रेजेडी हो गया पूरे ही प्लांट पे। आप सोचो जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 100 200 300, सबकी 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 जान रिस्क में आ सकती है। एंड यहाँ पे आपकी जान बचने के रिस्क ऑलमोस्ट 0% हो जाते हैं। पूरे के पूरा प्लांट में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबकी लाइफ जा सकती है एक झटके में। दैट्स द बिगेस्ट रिस्क आई थिंक एज ए ह्यूमन आई कैन लाइक फील, बहुत बड़ा रिस्क ये है।
इसके अलावा रेगुलेटर्स जो आपके हैं, जो आपके रेगुलेशंस का ध्यान रखते हैं, वो बिल्कुल भी एक एक भी परसेंट 1% तो मैं ज़्यादा ही बोल दिया मुझे लग रहा है, 0.0000001% भी अगर कमी है कहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब ज़ीरो टॉलरेंस है फ्रॉम रेगुलेटर्स के साइड से। अगर नहीं तो नहीं, अगर नहीं बना सकते ये तो छोड़ दो, आप इसको आगे अप्रूव कर ही नहीं सकते हो। एंड पता है इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई बैच बनाया, पर्टिकुलर बैच है, एंड उसमें एक छोटी सी माइन्यूट प्रॉब्लम आ गई, तो आपका क्या होता है ना, वो बैच फेल होता है, वो तो अलग है ही है, बट पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरे प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरा का पूरा रिसर्च होता है फिर से कि प्रॉब्लम आई कहाँ आई, क्यों आई, आई तो आई कैसे, अगली बार आएगी कि नहीं आएगी, कितने चांस है कि प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है, क्या इसका सोल्यूशन को भी हर बार जांचा जाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की जाती है। एंड फिर उसको इन्वेस्टिगेशन को अप्रूवल मिलने के बाद में शायद आप उसको वापस लाइक वो कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो अपने प्रोसेस को। मतलब कई सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे कि प्रॉब्लम इसलिए हुई, यहाँ ये हो गया था, ये हो गया था, पूरा आपका उसमें कितना मतलब महीनों लग जाते हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में, देन आप उसको वापस स्टार्ट करते हो। पैसा गया वो तो अलग ही अलग, राइट। एक मिस्टेक अगर आपने कर दी, मान लो छोटी मिस्टेक है, देखो इसमें भी ना मिस्टेक के लेवल होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में मिस्टेक के लेवल होते हैं ना, क्योंकि छोटी मिस्टेक आप टीन एज पे कर रहे हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। आप बड़े होने के बाद एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो जिससे आपकी लाइफ ही पलट गई, तो फिर वो एकदम मतलब लाइक आपकी लाइफ बर्बाद वाला सीन हो जाता है ना, आपकी फैमिली पूरा रिस्क पे आ जाती है कई बार, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड उसका कॉस्ट आपको बहुत बड़ा पे करना पड़ता है। सेम इसमें भी होता है। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि आपकी बहुत ही माइन्यूट, मतलब मेरा माइन्यूट बोलने का मतलब सुना ना, बहुत ही छोटी मिस्टेक की मैं बात कर रही हूँ, एंड वो हो गई, तो मान लो कि कई बार वार्निंग लेटर्स आते हैं, एंड वो ठीक हो सकती है वो मिस्टेक, आपने गलती गलती सबसे होती है, बट द थिंग इज कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है गलती, हालांकि रिपीट आप उसको नहीं कर सकते हो, है ना। अगर दूसरी बार रिपीट होता है तो और ज़्यादा बड़ा वार्निंग लेटर आपको फेस करना पड़ता है, एंड वहाँ पे अगर गलती रिपीट हो रही है, प्लांट शट डाउन कर दिया जाता है, आपको आगे बनाने का परमिशन दिया ही नहीं जाता है। एंड इसके अलावा द थिंग इज कि इसमें भी लेवल्स है, कोई छोटी मिस्टेक है ओके, एक बार आप हो गया कोई बात नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। प्लांट शटडाउन की बात तब आती है जब बहुत ही बड़े इश्यूज हो रहे हैं एंड वापस वापस रिकरिंग हो रहे हैं, तो वहाँ आपके प्लांट शटडाउन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड एकदम इसका सबसे बड़ा एक और चैलेंज हो गया कि कई बार आपको ना एकदम स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती है, स्किल्ड लोग आपको मिलते नहीं है, इंडस्ट्री फेस कर रही होती है कि अच्छे लोग, अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोगों की कमी होती है, एंड दैट इज़ वाई भी कई बार प्रॉब्लम्स होती रहती है प्रोसेस में, आपका उसको बनाने का जो प्रोसीजर है उसमें कई बार उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज़ वन अनदर थिंग। एंड क्या होता है अगर एक बार इनका बैच फेल हो गया, करोड़ों का नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस जो अभी तक मैं बोलती आई हूँ, प्रोडक्शन में डिले होगा, बैच फेल मतलब आप मान के चलो 1 साल की गई, बैच फेल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पैसा इतना गया, जो भी आपके लॉसेस हुए उसको रिकवर करना, तो वो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। एंड अगर आपके मान लो आगे से ऑर्डर फिक्स थे, तो आप सोचो आगे आप ऑर्डर की सप्लाई कर नहीं पाए, एंड उसका प्रेशर सीधा सीधा कंपनी पे आता है, आपकी पाइपलाइन टूटने के बहुत चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ वेरी क्रूशल इंडस्ट्री, आपको हर एक स्टेप पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक गलती, एक एक सिंगल मिस्टेक कैन ड्रून योर नेक्स्ट 5 to 10 years। आप ये सोच के चलो, अगर आपका प्रोडक्शन डिले हो गया 1 साल, तो उसमें गया जो अलग, पैसा गया जो अलग, एंड प्रोडक्शन में जो पाइपलाइन थी, मान लो वो अगले अगले 4 से 5 साल आपको फीड करती है वो पाइपलाइन, आपकी पाइपलाइन पूरी तहस नहस हो जाती है, क्योंकि हर किसी को टाइमली ऑर्डर्स चाहिए, बीमारी आपके लिए वेट थोड़ी करेगी कि हाँ चलो इनका प्रॉब्लम हो गया, चलो कोई नहीं, अभी ये ठीक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर से इनके पास ऑर्डर मिलेगा, फिर ये प्रोडक्शन करेंगे, फिर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। नहीं, इंसान की लाइफ 1 मिनट में जाती है ना। सो इट्स वेरी 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 हाई रिस्क इंडस्ट्री, एंड अगेन वेरी हाई रिस्क है, इसलिए हाई रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा कंज्यूमर का जो आपका ट्रस्ट है, पेशेंट का जो ट्रस्ट है, वो मान लो कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके बाद में पता चलता है ट्रायल्स में कि इसकी दवाई बहुत ही लेस इफेक्टिव है, सो वो एक जो फार्मा इंडस्ट्री पूरी की पूरी ट्रस्ट पे चलती है, डॉक्टर पे हम ट्रस्ट करते हैं ना, कैसे हम हमारी जान उसके हाथों में दे देते हैं, तो यही है कि पूरी ट्रस्ट पे इंडस्ट्री काम करती है। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशंस है, तो अगर आपका बैच फेल हो गया
आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, और ज़्यादा रेगुलेटरी इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है फार्मा के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी की पूरी स्पेशलिटी ड्रग्स पे काम करता है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो आपका हो गया, जिसमें आप पूरे के पूरे कैंसर हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, सेल रिलेटेड जेनेटिक्स ये प्रॉब्लम्स पे काम करते हो, उसको ये फीड करता है एंड एकदम हाई वैल्यू मेडिसिन ये बनाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके सप्लायर्स बहुत ही लिमिटेड है। पूरे पूरी दुनिया में आपको इसके बहुत ही कम सप्लायर्स मिलेंगे। द रीज़न फॉर दैट, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क है ना। आप इसमें हर कोई घुसेगा ही नहीं, पहली बात घुसेगा तो फेल हो जाएगा। कई सारे कंपनीज बंद हो गई है HPAPI बनाने वाली, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं कर पाते इतने रेगुलेशन। 100 में से मुश्किल से 2 या 5 कंपनी होती है जो कि प्रोसीड कर सकती है। उनका भी कोई फ्यूचर, ये इंडस्ट्री गारंटीड इंडस्ट्री नहीं है। आप मान लो आज तक आपने अच्छा परफॉर्म किया, एक इशू हो गया, आपका 40 इयर्स का रिकॉर्ड है, 50 इयर्स का रिकॉर्ड है कि आप एकदम हाई क्वालिटी HPAPIs प्रोड्यूस कर रहे थे, आपका प्रोसेस एकदम फुल प्रूफ था। हाई चांसेस है कि आप आगे भी अच्छा करोगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कभी भी कोई भी इशू हो गया, आपका प्लांट फिर भी बंद हो सकता है, आपके अंदर फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो मार्केट शेयर आप कैप्चर करके बैठे हो, आप जो सप्लाई कर रहे हो, उसमें फिर भी गिरावट आ सकती है। टोटली डिपेंड्स कि आप कितने सेफ्टी से एंड कितने अच्छे एग्जीक्यूशन से कितने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, एंड कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आप R&D कर रहे हो, कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स करवा रहे हो, कितना आप रेगुलेटरीज को मेंटेन कर रहे हो। ये सब देखने के बाद में आप थोड़ा सा श्योर हो सकते हो कि हाँ इंडस्ट्री अच्छे से काम करेगी या ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छे से काम करेगी। समटाइम्स सब अच्छा चल रहा होता है, एक इशू की वजह से भी कंपनी बंद हो सकती है। तो क्योंकि वो कंपनी 100 साल से एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे चल के भी एग्जिस्ट कर रही होगी या फिर खुद को लाइक वैसा ही मेंटेन कर रही होगी। सर्वाइवल मोड से अच्छे मोड में तो आ गई, बट उसके कोई फिक्स चांसेस नहीं है। एंड इसके अलावा भी एक चीज़ कि अगर आपकी मान लो इतना बड़े लेवल पे आप चले गए, फिर आप रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो एंड आपकी इंडस्ट्री, आपका कंपनी गिर गया, उसको उठने में सालों लग जाएंगे। वो बंद बराबर ही इंडस्ट्री आप मान के चलो वो हो जाती है। राइट। सो कंपटीशन काफ़ी कम है, मतलब कि बेस लेवल पे ज़्यादा है। जब आप इनिशियली उसमें एंटर करते हो तो आपको कंपटीशन काफ़ी मिलेगा। आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, बट आपको मतलब जो जो रेगुलेशंस है वही ख़त्म कर देंगे कहीं ना कहीं आपको। अगर आप ठीक से फॉलो नहीं कर पाओगे, वही आपको ख़त्म कर देंगे। एक बार आपने कर लिया, आप उस लेवल पे पहुंच गए, फिर आपके लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। इंडिया की अपॉर्चुनिटी कैसी है HPAPI में? बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वी हैव स्ट्रॉन्ग पीपल हु नोज ग्रेट केमिस्ट्री, वी हैव गुड केमिस्ट एंड बहुत लाइक अभी लोग कितना कैंसर, हार्ट डिजीजेस आप सुनते हो, मेंटल डिसऑर्डर्स की तो कहानी अलग ही चल रही है। सो दैट इज़ वाई इसका डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता, कम चाहकर भी नहीं हो सकता। एंड इसका रीजंस आप, मैं आपको पहले भी बहुत बता चुकी हूँ, द लाइफ स्टाइल इज़ हॉरेबल एंड दैट्स वाई ये कम दिखता तो कहीं से नहीं लग रहा है मुझे कम होगा। एंड इसकी वजह से जितना अगर आप डेटा स्टडी करोगे, आपको सबको सब में आपको जो है एक मतलब हर बार ये चीज़ बढ़ रही है। एंड ऑफ कोर्स पीपल नीड सोल्यूशन फॉर इट, पीपल वांट टू लिव एंड दे विल बी डाइवर्टिंग देयर मेडिसिन, देयर ट्रीटमेंट्स टू HPAPIs। एंड इसकी वजह से इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में HPAPI नया है, बहुत जल्दी इतना रैपिडली नहीं स्केल अप किया अभी तक। हम लोग ग्लोबल सप्लाई पे जी रहे थे, अभी इंडिया ने खुद का HPAPI बनाना शुरू किया है। सो जो चीज़ नहीं है, जिसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि राकेश टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी इज़ द मेन थिंग। सो दैट इज़ वाई इसका अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इसका स्केल अभी फैलना बाकी है, अभी बस शुरुआत है, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ है। सो इस वजह से एंड डिमांड इतनी ज़्यादा, लोग मर रहे हैं कैंसर से, सो उस वजह से वी कैन सी लाइक विजिबल ग्रोथ आगे चल के आ सकती है। इसके अलावा ग्लोबल बायर्स जो है, मतलब कि जो लोग चाइना से खरीदते आए हैं आज तक, उनका शिफ्ट आ रहा है इंडिया की तरफ। इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबसे बड़ा मेन रीज़न है चाइना। एक तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइना पे, सप्लाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा उससे भी बड़ा रिस्क है कि क्वालिटी का रिस्क। चाइना अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करता है, सस्ता माल सस्ता ही रहेगा चाहे कैसा भी आप कर लो, उसमें कभी आप क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सो उस वजह से एंड यहाँ पे सस्ते महंगे की बात नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा क्वालिटी कॉन्शियस ये चीज़ है, इसलिए कभी भी चाइना इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ग्लोबल बायर्स पूरा का पूरा चाइना को छोड़ के अब इंडिया की तरफ आ रहे हैं एंड इंडिया जो एक ट्रस्टेड सप्लायर है और बनता जा रहा है।
सो इसलिए इंडिया में इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब इसके सबसे बड़े बड़े रिस्क है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी हद तक, अब तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले सेफ्टी का रिस्क। अगर आप, मैं इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि आपको कहानी अब पता है ना, आपको पता है कि अगर सेफ्टी नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है, रेगुलेशंस मेंटेन नहीं होंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो शॉर्ट में आपको बता दूंगी, सेफ्टी, ये रिस्क सबसे बड़ा है, लोगों की सेफ्टी। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि ये एक बहुत बड़ा, मतलब वैसे तो है ही है, एनवायरनमेंट, ये तो रिस्क है ही है, इसके अलावा सेफ्टी रिस्क कैसे है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बहुत बड़ा रिस्क ये है। मतलब कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम कि HPAPI प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ हो रहा है, आपको कभी पता चलेगा ही नहीं। वरना तो मतलब जो हम देखते हैं, टेररिस्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो लोग तो वहाँ घुस के तबाही मचा देंगे ना। मतलब एक छोटा सा लाइक एक छोटा सा API अगर वो हवा में छोड़ देंगे, लोगों की ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। पता है, अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कंज्यूम कर लो या फिर आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए इससे, आपको कैंसर हो जाएगा। ये कैंसर मिटाने वाली दवाई आपको ही कैंसर वो बना देगी। अगर आपने इसका डोजेज, मतलब किसी तरह से आपके कांटेक्ट में ये आ गया और हवा के कांटेक्ट से फैल गया, हाई क्वांटिटी में मैं बात कर रही हूँ, सो वहाँ आपको कैंसर हो जाएगा। और कैंसर तो छोड़ा, आपको एकदम ज़िंदगी बचेगी ही नहीं आपकी। डिपेंडिंग ऑन दी डोज, डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटिटी, कितना आपके कांटेक्ट में आया है। सो एक बहुत ही, मतलब नेशनल रिस्क भी है, नेशनल सेफ्टी रिस्क भी है। डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि कहाँ पर ये प्रोडक्शंस हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सारा प्रोसीजर एकदम लाइक सीक्रेट प्रोसीजर है। दैट इज़ आपको इंटरनेट पे भी इसके बारे में कंपनीज मिलेगी जो जो HPAPI का सप्लाई वगैरह मेंटेन करती है, बट कौन बना रहा है, कहाँ बना रहा है, ये आपको कभी डिस्क्लोज नहीं होगा। कौन बना रहा है फिर भी आपको पता चल जाएगा, कहाँ बना रहा है कभी डिस्क्लोज नहीं होगा। वरना तो हो गया फिर, मतलब लोगों की जान फिर कौड़ियों के भाव में ख़त्म कर दी जाएगी उनकी जान, राइट। सो ये आपको नहीं आप डिस्क्लोज कर सकते हो। सो ये एक और रिस्क है। इट्स लाइक इन नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। रेगुलेटरी, अगेन रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पे आ जाता है। हाई केपेक्स एंड रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी, ये 4-5 बहुत बड़े बड़े रिस्क है। इसके अलावा एक एग्जीक्यूशन रिस्क भी इसके अंदर आएगा, जो आपका अगेन लेबर वाले या फिर जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ वाले रिस्क है उसमें आ जाएगा। एंड अगर आपका बनाने वाला ही स्किल नहीं है तो आप मतलब कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। आपका इंडस्ट्री बहुत जल्दी, अगर आपने इसमें एंट्री भी ली है तो सब बर्बाद है, कोई सेंस नहीं है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। बट अगर रिस्क की बात करोगे तो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे एनवायरनमेंट का है, सेफ्टी का है। उसके बाद में आप अगर प्रायोरिटी ऐसे लेके चलोगे ना, किस किस रिस्क में भी अगर आप वेट दोगे कौन सा रिस्क सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे दो आते हैं, एनवायरमेंटल रिस्क एंड आपके सेफ्टी रिस्क। उससे छोटा रेगुलेशन, उससे छोटा थोड़ा सा एम्प्लॉय का हो गया। मतलब सबके रिस्क के अपने अपने वेटेज है, बट मैं अगर उसको ऐसे लाइक लाइन से बताऊँ तो, सो यार दीज आर ऑल द थिंग्स। अब एज ए इन्वेस्टर, अब ये तो हमने पूरा इंडस्ट्री की कहानी पढ़ ली। एज ए इन्वेस्टर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम अगर ऐसी कोई कंपनी स्टडी करेंगे, ऑफ कोर्स हम आगे ऐसी कंपनी स्टडी करेंगे, सो आपको क्या चीज़ देखनी है, आपको यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट ही देखना है कि हाँ ये इतना नंबर आ गया, कंपनी गिर रही है, हाई ग्रोथ पेस है कि नहीं है, कैसा इसका रिजल्ट है, कितने % से ग्रो किया। ये सब लॉजिक इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को उगने में, बनने में सालों साल लगते हैं। एंड एक क्वार्टर का रिजल्ट आपको इस इंडस्ट्री की कहानी नहीं बता सकता। एक क्वार्टर रिजल्ट आपको इस कंपनी की काया पलट नहीं कर सकता। अगर खराब आ गया रिजल्ट, दैट इज़ फाइन। इस इंडस्ट्री में कई कई सालों तक कंपनीज डूबी डूबी चलती है। एंड जब उसका रिजल्ट, जब जब उसका एक मॉलिक्यूल या फिर एक API सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो सारे सालों का रिस्क एक बार में दे के चली जाती है। सो स्टॉक या कंपनी से ज़्यादा इंडस्ट्री को समझो, एंड दैट इज़ वाई मैंने स्टार्ट किया। अदरवाइज मैं क्यों, मैं डायरेक्ट आपको कंपनी ही समझ के पढ़ के बता देती। फाइनेंशियल रिजल्ट तो पढ़ना आता ही है, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो मैं पढ़ के बता देती। बट फाइनेंशियल रिजल्ट देखने वाली इंडस्ट्री है ही नहीं। क्या देखना है फिर हमको, मतलब कि हमको सबसे पहले चीज़ देखनी है कि इनकी जो फैसिलिटी है, कोई भी कंपनी है तो उसकी फैसिलिटी कैसी है। मतलब कि उनका जो प्लांट है, उनके पास में जो लोग हैं, उनका जो मशीनरीज है, जो भी उनका प्रोसेस है वो कैसा है, किस तरह का प्रोसेस है जिस पे काम करे, उसमें रिस्क क्या क्या है, किस किस लेवल की HPAPI फैसिलिटी पे काम करे, क्या वो डेडिकेटेड HPAPI फैसिलिटी है या नहीं है, वो आपको चीज़ देखनी है। मतलब इनका बेसिकली किस तरह का प्लांट है, किस तरह के लोग इनके साथ काम कर रहे हैं।
इसके अलावा सेफ्टी सिस्टम है या नहीं, पता चले आपका फैसिलिटी बहुत ही शानदार है, सब कुछ अच्छा है, बट सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, कल कल ही आके यूएसएफडी ने रेगुलेशन लगा दिया और कंपनी बंद। तो ऐसा नहीं करना है। सेफ्टी आप सबसे पहले देखोगे, आप फैसिलिटी उनकी देखोगे, एंड आपको देखना है पाइपलाइन कैसा है आगे चल के, इसके इस कंपनीज का हिस्ट्री भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही, क्या पहले कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम होना इज़ फाइन, ऐसी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम होते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, वार्निंग्स आती है, बट उसको रिकवर कैसे किया एंड किस तरीके से किया, कितना जल्दी किया, वो आपको देखना पड़ेगा, ताकि आगे का आप समझ पाओगे ना। आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैनेजमेंट कैसे सोचेगा, कैसे काम करेगा, कैसे उसका रिकवरिंग प्रोसेस होगा, कर पाएगा कि भी नहीं कर पाएगा, उसकी रिस्क एपिटाइट कितनी है उस कंपनी की, तो आपको यहाँ से पता चलेगा, राइट। एंड आपको मैनेजमेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लॉन्ग टर्म कोई बड़े इनोवेशन पे काम करने की वो रखते हैं कि नहीं रखते, या फिर सिर्फ हाँ कि ये बीमारी आने वाली है, ये बीमारी चल रही है एंड इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे एंड डन। शॉर्ट टर्म हाइप पे तो नहीं जी रहे। हालांकि इस इंडस्ट्री में आपको शॉर्ट टर्म हाइप नहीं मिलेगा, काफ़ी हद तक ये ट्रेंड में चलने वाली इंडस्ट्री नहीं है कि हाँ अभी बीमारी आ गई तो अब इसका सोल्यूशन बनाओ, ऐसा नहीं होता इस इंडस्ट्री में। कौन सी बीमारी 10-15 साल बाद में आएगी, उसके लिए आज से ही शुरू करो, आज ही उसका रिसर्च करो, आज ही उसके लिए काम करना शुरू करो, तब आगे आप 10-15 साल बाद में उसको, उस बीमारी को ठीक करने की एबिलिटी रख पाओगे। वरना आप वेट करोगे कि बीमारी आएगी ना हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो नहीं हो सकता। कोविड जैसी सिचुएशंस अलग है, वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और ऐसी सिचुएशंस आएंगी फ्यूचर में, तो आपको ये भी देखना है कि ऐसी इमरजेंसी अलर्ट वाली सिचुएशन में कंपनी कैसे काम कर सकती है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप मैनेजमेंट के इंटरव्यू थोड़े से सुनोगे एंड मैनेजमेंट को समझोगे, तब आपको थोड़ा पता चलेगा। इसके अलावा आपको अभी रिस्क सारे पता है, तो आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में सेफ्टी का रिस्क कैसा है, कितना है, क्या ये कंपनी सेफ्टी का ध्यान रखती है, क्या ये कंपनी रेगुलेशन का ध्यान रखती है, क्या ये कंपनी अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका ध्यान रखती है, इस कंपनी का बैच फेलियर रेशियो कितना है, कितने बैच इनके फेल हो जाते हैं। पता चले 10 में से एक भी बैच इनका पास नहीं होता, फिर मतलब क्या उसका, मतलब इनका एग्जीक्यूशन बहुत ही बेकार है ऑफकोर्स। एंड मान लो 10 में से 8 बैच आपके पास हो जाते हैं ठीक ठाक, अच्छा रेशियो उसको मान सकते हैं। 10 में से 5 हो रहे, इवन दैट इज ऑल्सो अ गुड रेशियो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर एच पी API विच दे आर वर्किंग ऑन, डिपेंडिंग कि उनके पास फैसिलिटी कैसी है, तो ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं। मैंने बोल दिया कि 10 में से 8 होने चाहिए, आप जाके एक छोटे से कंपनी को पकड़ लो एंड आप बोलो कि मुझे तो स्मॉल कैप कंपनी चाहिए क्योंकि मुझे ग्रोथ ज़्यादा चाहिए आगे चल के, एंड आपने देखा कि उनके 10 में से एक ही बैच पास हो रहा है, या फिर 10 में से 2 ही बैच पास हो रहा है, आप मुझे आके वापस बोल रहे हो। सो नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी किस टाइप की है, किस HP API पे वो काम कर रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कितना उनका लेवल है, कैसे रेगुलेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हाँ क्या ये नंबर इनके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, राइट। पर जनरल जितना नंबर अच्छा हो ऑफकोर्स उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड हमें इससे भी इम्पोर्टेंट क्या देखना चाहिए, पहले की हिस्ट्री कैसी है इस पर्टिकुलर कंपनी की, पहले कैसे कैसे इंसिडेंट हो रखे, कितनी बार रेगुलेशंस आ रखे हैं, कितनी पुरानी ये कंपनी है, या फिर इसका मैनेजमेंट, अगेन वही चीज़, हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा, रिकवरी कैसे कर पा रहे, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता चले कि इन पे रेगुलेशंस आए जा रहे हैं, वार्निंग पे वार्निंग आई जा रही है, कंपनी हमें बता ही नहीं रही है, एंड किसी एक दिन हमें पता चलता है, न्यूज़ में आता है कि इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी 15 रेगुलेशंस इश्यूज लगा चुके, तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आप रातों रात एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो आपको आप ट्रैक करके भी क्या कर लोगे, कंपनी बता ही नहीं रही है कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे रेगुलेशंस इश्यूज हमारे पास में आए हैं, ऐसा वार्निंग लेटर हमको रिसीव हुआ है, तो आप कहाँ से ट्रैक कर लोगे, इन्फॉर्मेशन ही अगर नहीं है। हम तो कंपनी के अंदर घुस तो नहीं सकते, हम कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बैठ तो नहीं सकते, हम उनकी उनकी कंपनी में घुस के काम तो नहीं कर सकते, या फिर हमारे आस पड़ोस में तो कंपनी है नहीं कि हम जाके पता करके आ जाए। तो हमें इसके बारे में आपको उनका पास्ट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी हमेशा बताती है, क्या कंपनी ट्रांसपेरेंसी रखती है कि नहीं रखती। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है देख लेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको रात में पता चल रहा है कि इस कंपनी में ऑलरेडी 10 इश्यूज़ पड़े हैं, इस पर ऑलरेडी 10 बार ताला लग चुका है, बट कंपनी बता नहीं रही है, या फिर इनके कम से कम भी 10 HP APIs ऐसे हैं कि जो अभी तक वैलिड ही नहीं हुए कभी। क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न आपको समझना पड़ेगा, शायद इन्होंने कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं किया होगा, शायद इन्होंने उस बैच में गलती कर दी होगी, तो आपको वो समझना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता।
ओके, अभी हम कंपनी लेवल पे बात नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है, एज ए इन्वेस्टर हमको क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो भी जानना ज़रूरी है। इसके अलावा केपेक्स कितना कर रही है एंड इसका रिटर्न बदले में कितना है, ओवरऑल इसका आर ओ ई कितना है, राइट, तब आपको समझ में आएगा। इस इंडस्ट्री में एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ, स्टार्टिंग में बहुत ही कम होगा, माइनस में हो सकता है। आप केपेक्स खतरनाक लगाओगे, आपके रिटर्न कई सालों तक माइनस में भी रह सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा R&D के लिए, बैच के पास होने के लिए, रेगुलेशंस के लिए, वही सारी कहानी वापस रिपीट होती है। सो आपको कई सालों तक माइनस में रह सकता है। बट एक एपीआई सक्सेसफुल हुआ, पूरी काया पलट जाएगी आपकी कंपनी की, पूरी उसकी जब से वो कंपनी बनी उससे वो आज तक, जब तक एक एपीआई सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ पलट जाता है। और एक एपीआई मान लो आपका ऐसा हो गया, चलो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, अनसक्सेसफुल आपके लेवल पे, दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल। लोगों में चला गया वो एपीआई, फिर आपको पता चल रहा है कि ओ माय गॉड दैट इज कॉजिंग हार्म, फिर आपकी कंपनी पे ताला ही लगना है, क्योंकि लोगों तक वो पहुंच चुका है एंड लोगों की जान जा रही है, एंड आप उसके, तो आप पे ही क्वेश्चन उठेगा ना कि आपने टेस्टिंग नहीं किया ठीक से, तो आपको देखना पड़ेगा। तो एक अनसक्सेसफुल एपीआई जो अगर लोगों में पहुंच गया, तो आपकी कंपनी बंद, वहां पे भी काया पलट हो जाएगी कंपनी की, तो आपको देखना पड़ेगा। आगे चल के रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी है, क्या आप नए नए इनोवेशन कर रहे हो कि अब आगे चल के अच्छा कर सकते हो। मान लो कंपनी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे उनके पास में ऑलरेडी है, कैश फ्लो भी सब कुछ अच्छा है, बट नए प्रोडक्ट्स में R&D करती ही नहीं है, R&D में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है, तो कहाँ से अच्छे नए और एकदम सेफ प्रोडक्ट्स बना ही नहीं पाएगी ना। R&D आपने एकदम कमज़ोर किया है, R&D बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। सो एक चीज़ है, आगे चल के आपका रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसा है, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स आपके पास में है कि नहीं है, कस्टमर आपके पास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपके पास अगर नए कस्टमर नहीं आ रहे, नई कंपनीज अगर आपसे नहीं कनेक्ट हो रही है, नए सप्लायर्स आपके पास में नहीं आ रहे, नए देश आपसे नहीं कनेक्ट हो रहे, तो वहाँ आपका ऑफकोर्स विजिबिलिटी कम होगी ना फ्यूचर के लिए। आपका इनोवेशन काफ़ी अच्छा है, बट लोग आप पे ट्रस्ट ही नहीं, वहाँ क्यों नहीं आ रहे, उसका रीज़न आपको समझना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हालांकि अगर सोल्यूशन आपका अच्छा है तो आपको कोई भी प्रीमियम प्राइस पे करेगा। वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, हमारी लाइफ वाला लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि वैल्यू ऐड हो रहा है तो कोई भी प्रीमियम प्राइस देगा। आप पे तो रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, आप 10 बार फेल होते हो फिर आप एक बार ठीक से बनाते हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रीअकरिंग है, बार बार होते रहते हैं ऐसे बैच फेलियर्स। आपकी बैच फेलियर देखो, एक बार बैच फेलियर होना इज़ फाइन, आप कुछ सालों तक बैच फेलियर करो, दैट इज़ फाइन, चलता है, मैं ये कह रही हूँ। बहुत लॉस होगा, नो डाउट, बट क्योंकि वो भी उस इंडस्ट्री में नए होते हैं, तो बैच फेलियर के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं। बट 20 साल हो गए इंडस्ट्री कंपनी को, अभी भी बैच फेलियर कर रही है, और उसको बैच फेलियर का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट काफ़ी बार फेल होने के बाद फिर वो लाइव हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एंड वो काम के लिए आ रहा है, एंड आप फिर, जब तक तो बीमारी का सोल्यूशन कोई और दूसरी कंपनी दे चुकी है, सो वही कंपटीशन का रिस्क यहाँ पर आ जाता है। फिर आपके पास नई कंपनीज क्यों आएंगी, राइट। एंड इसमें मैं क्लियर बोल देती हूँ, जल्दी आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही नहीं, कई सालों तक कंपनी लॉस में भी रह सकती है, क्वार्टर रिजल्ट देखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कंपनी को आपको ट्रैक करना है, कंपनी अंदर से क्या कर रही है, किन नई चीज़ पे R&D कर रही है, किन किन नई चीज़ों का इनोवेशन कर रही है। ये सिर्फ HP API पे लागू नहीं होगा, ये सारे API वाले कंपनीज पे लागू होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, क्या करे कंपनी अंदर से, आपको सारी फार्मा कंपनीज में देखना पड़ेगा। आप सारी ही फार्मा कंपनीज को क्वार्टर बेस पे नहीं जज कर सकते, वो रिटेल में चलता है बट यहाँ चलेगा ही नहीं, वो फंडा काम ही नहीं करेगा। इस हिसाब से तो आप कभी किसी एक फार्मा कंपनी के साथ टिक ही नहीं पाओगे, आप अगले ही क्वार्टर एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि कंपनी हैवी लॉस में भी जा सकती है। ये चीज़ मैं अभी बोल देती हूँ, राइट। अब फायदे क्या क्या है कि एक तो हाई एंट्री बैरियर है, हर कोई इसमें नहीं घुस सकता, बहुत ही स्किल, बहुत ही केपेक्स, बहुत ही खतरनाक सेफ्टी वाली कंपनी आपको चाहिए, तो हर कंपनी यहाँ पे आपको रिटर्न बना के नहीं देगी, एंड दैट इज वाई इसका एंट्री बैरियर बहुत हाई है, मोड बहुत हाई है, तो आपको स्पेसिफिक कंपनीज यहाँ पे मिलेगी। एंड क्योंकि स्पेसिफिक कंपनी से कंपटीशन कम है, तो उनकी मोनोपोली मोनोपोली तो नहीं कह सकते, बट इसलिए उनका जो मार्केट शेयर होगा वो ज़्यादा होगा, ट्रस्टेड कंपनीज होगी तो आपको वहाँ फ़ायदा होगा, हाई मार्जिन है,
मतलब कमोडिटी को छोड़ के बाकी सब के लिए मैं बोलूँगी कि हाई मार्जिन है। वहाँ नहीं है मार्जिन, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम का खेल है, बट यहाँ वैल्यू का खेल है। यहाँ पे वैल्यू कम होता है, उसका प्राइस ज़्यादा होता है, सो इस वजह से आपके लिए हाई मार्जिन होते हैं। लिमिटेड कंपटीशन, अगेन मैं यहाँ पे इंडिया लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रही हूँ। ग्लोबल लेवल पे भी आपको बहुत ही कम इसमें कंपटीटर्स मिलेंगे कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स एंड कमोडिटी एपीआई, क्योंकि यहाँ पे नीश स्पेसिफिक हो गया ना। सो ग्लोबल सप्लायर्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे। एंड इसके अलावा एक और चीज़ कि बहुत जल्दी आपकी जो, मान लो आपसे अगर कोई नई कंपनी जुड़ चुकी है, वो आपसे अब सप्लाई लेती है, वो बहुत जल्दी स्विच नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस अगर आपके अंदर बहुत बड़ा रेगुलेशन इशू है, तो स्विचिंग बहुत जल्दी नहीं होती है। तो आपका स्टिकीनेस है ना, जो कंज्यूमर कस्टमर का जो स्टिकीनेस है, यहाँ कस्टमर आपकी कंपनीज होती है, ओके, B2B बिजनेस है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे कस्टमर जो आपकी कंपनीज है उसकी स्टिकीनेस बहुत हाई होती है। दूसरी कंपनी में घुसने के लिए उनको 2-3 साल तक तो इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा कंपनी का। 2-3 साल किसी के पास नहीं होते हैं, हर किसी को एकदम इंस्टेंट एंड क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं। सो कस्टमर स्टिकनेस ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म डिमांड है। एंड मतलब लोग बीमार पड़ ही रहे, कैंसर का क्योर इज स्टिल नॉट लाइक अभी हर किसी तक नहीं पहुंचा है। सो दैट इज़ वाई। एंड एक ये है कि गवर्नमेंट्स जो है वो भी HPAPI पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो उनको सिक्योर रखना चाहती है उन कंपनीज को और सपोर्ट करना चाहती है, तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे आता है। अब हमको क्या क्या चीज़ है जो ध्यान में लेके चलना है, जो रिस्क हो सकती है कि अगर कोई कंपनी वन टाइम मिस्टेक करी है दैट इज एक्सेप्टेबल, बट किस लेवल का मिस्टेक किया, कंपनी बंद होने जितना मिस्टेक तो नहीं किया, राइट। और एक और चीज़ है, अगर ऐसा कोई बड़ा मिस्टेक है तो सारे साल का इतने सालों का जो मेहनत है, इतने सालों का जो रिटर्न है, सब गायब हो सकता है एक झटके में। तो ये कंपनी झटके बहुत देगी आपको, एक ही झटके में ऊपर भी जा सकती है, एक ही झटके में नीचे भी आ सकती है। सो वेरी 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 हाई रिस्क इंडस्ट्री, वेरी हाई रिस्क इंडस्ट्री। अगर आप नहीं झेल सकते तो मत एंट्री करना, कोई सेंस नहीं बनेगा। एंड पता चले कि केपिक्स के रिगार्डिंग भी आपको देखने पता चला आपने बहुत ज़्यादा करोड़ों में पैसा खर्च कर दिया, वापस वहाँ पे लाखों रुपए भी ना कमा पाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, टाइम आपको देना पड़ेगा पूरी इंडस्ट्री को, आप 10-15 साल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतने साल हो चुके, आपका रिजल्ट कुछ है ही नहीं, कंपनी ने बस पैसा लिया, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा किया, केपिक्स बहुत अच्छा किया, बट कोई R&D पे पैसा लगाया नहीं। आप वही घटिया प्रोडक्ट्स अभी भी बना रहे हो, आपने कोई इनोवेशन किया नहीं। सो दैट इज़ अ साइन टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री, सॉरी दैट पर्टिकुलर कंपनी, ओके। रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंसी कैसा है, क्या खुद के रॉ मटेरियल के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्या सप्लाई चेन रिस्क बहुत ही रिस्क में है, सो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एंड टैलेंट के रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास लोग हैं वो कैसे है। अगर ये सब अच्छा नहीं है तो आपके लिए रिस्क है। इसमें से भी एक फैक्टर अगर नीचे जाता है, मान लो आपका रेगुलेशन वगैरह सब अच्छा है, हालांकि अगर आपके पास में अच्छे लोग नहीं है तो अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं होगा तो रेगुलेशंस भी नहीं आएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। बट मान लो इसमें से एक फैक्टर नीचे है, मान लो आपकी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा है, बाकी सब फैक्टर्स अच्छे हैं, लोग भी आपके पास अच्छे हैं, रेगुलेशंस भी अच्छे हैं, केपिक्स पे आप अच्छा करते हो, R&D भी आप अच्छी करते हो, बट आपका डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आप गेम हार जाओगे। मान लो सप्लाई चेन रोक दिया चाइना ने, कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो गया, आपकी कंपनी, आपका प्लांट बंद हो जाएगा ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास में, आपके पास वही चीज़ नहीं है जिससे आप उस चीज़ को बनाओगे, स्टार्टिंग पीस ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे। मतलब आपके सारे फैक्टर्स आपको ठीक एक लाइन अलाइन में चलने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक स्टेबल कंपनी आपको मिलेगी। सोचो बहुत सारी कंपनीज है जो सब कर रही है, ये सब में अच्छी अच्छी कंपनीज आपको मिलेगी, उसमें से सारे फैक्टर में टिक मार्क आए ऐसी हर कोई कंपनी नहीं होगी। तो कई सारी कंपनीज ये जो हमारी जो हम एक तरह का चेकलिस्ट ही है ये, अगर इस चेकलिस्ट में पास नहीं होगी तो कई कंपनीज आपकी वहीं पे आपकी उसकी छटनी हो जाएगी, देखा जाए तो एक तरह से, मतलब फिल्टर लग जाएगा। काफ़ी कंपनी 100 में से 50 कंपनी तो ऐसे ही बाहर हो जाएगी, 50 में मैंने ज़्यादा बोल दिया, कम बोल दिया सॉरी, मान के चलो 60 से 70 कंपनीज यहीं आउट हो जाएगी। फिर जो आपको मिलेगी वो एकदम क्रीम कंपनीज होगी जिन पे आपको फोकस करना है एक्चुअल में। इसके अलावा वैल्यूएशन, पता चले कि एक बार कंपनी ने कोई हाई प्रोडक्ट बनाया, अब नहीं बना रही है लेकिन उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, बहुत ही हाइप में वो कंपनी चल रही है। वैल्यूएशन यहाँ पे पर्टिकुलरली PE और ये सब को लेके बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ कि हाइप में चल रही है कंपनी, पूरा का पूरा कंपनी में एक हाइप आ रखा है कि हाँ ये तो बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट बनाती है इसलिए इसमें इन्वेस्ट करो, जबकि अंदर से वो कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई, लाइक आपको, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। इन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या पहले से इस कंपनी ने HPAPI में रेवेन्यू कमाया है,
क्या इस कंपनी का पास्ट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, कंपनी के रेगुलेशंस कैसे है, इसका यूएसएफडी के साथ रिलेशन कैसा है, क्या कंपनीज में पहले कभी ऐसे इश्यूज हुए थे, अगर आगे चल के इससे बड़ा इशू हो तो मैनेजमेंट कैसे इसको सॉल्व करेगा, फ्यूचर प्लान्स कैसे है, क्या इसका सेफ्टी कल्चर कैसा है, मतलब लोग इसमें एम्प्लॉयज़ सेफ है कि नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं दे रही है, केपिक्स का सही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केपिक्स की विजिबिलिटी कैसी है, मतलब केपिक्स से रिटर्न आने के चांसेस कितने हैं, कितने वक्त में कंपनी एक इनोवेशन करने के बाद में उसको उससे अर्निंग करनी स्टार्ट कर देती है। पता चले इनोवेशन तो 20 साल पहले ही हो गया था लेकिन अभी तक वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, तो टाइम तो जा चुका है ना। एक बहुत ही रैपिड इंडस्ट्री है, आपको जल्दी जल्दी इनोवेशन भी करना पड़ेगा एंड ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी एज एन इन्वेस्टर, राइट। इसके अलावा एक फटाफट से मैं आपको एक वो दे देती हूँ, एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। इस इंडस्ट्री में रिस्क कैसा है, बहुत ही हाई है। रिवॉर्ड कैसा है, बहुत ही हाई है। रिस्क हाई है इसलिए रिवॉर्ड भी हाई है। आगे चल के विजिबिलिटी कैसी है, काफ़ी अच्छी है, बट डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर कंपनी कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है, तो वो सिलेक्टिव हो सकता है। अगर कंपनी सारे फैक्टर्स को फॉलो नहीं कर रही है तो उनके लिए आगे की विजिबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। सारे फैक्टर्स को फॉलो कर रही है, सब में टिक मार्क आता है, तो आपकी कंपनी की विजिबिलिटी आगे चल के अच्छी हो सकती है। हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो प्रिडिक्ट हम इसमें कुछ खास ज़्यादा कर नहीं सकते, कंपनी की हेल्थ देख के ज़रूर कर सकते हैं। सो एक मीडियम प्रिडिक्टेबिलिटी वाली इंडस्ट्री ये है। बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, बीमारियाँ कैसी चल रही है, लोगों का सेंटीमेंट कैसा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमको लोगों को समझना पड़ेगा, तो अपने आप फार्मा इंडस्ट्री हमको समझ में आ जाएगी। मोड कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हजार्डियस इंडस्ट्री है एच पी ए पी आई स्पेसिफिकली, बट बहुत ही हाई रिवॉर्डिंग भी है। बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको एच पी ए पी आई के बारे में समझा चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि कैसी इंडस्ट्री है, कितनी डेंजरस है, बट कितनी ज़्यादा हाई रिवॉर्डिंग भी है, कितने रेगुलेशन इस पे है, बट स्टिल अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो बहुत तगड़ा रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। ऑलमोस्ट एक घंटे का वीडियो हो गया। सो या आप थोड़ा सा ऑलमोस्ट सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। मैं भी थोड़ा सा बोलते बोलते थक गई हूँ। एनीवेज मैं तो बोल सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। एंड काफ़ी चीज़ें एच पी ए पी आई के बारे में आज हमको पता चली। इट वॉज एन हिडन इंडस्ट्री एंड इसका विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंपनीज आर डूइंग गुड, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, ग्लोबल सप्लाई चेंज हो रहा है, ग्लोबल डिमांड इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कंपनी सतर्क हो रही है, रेगुलेशंस के चलते और अच्छा परफॉर्म कर पा रही है ना, प्रेशर में आ रही है बट अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, चाइना से डिपेंडेंसी कम हो रहा है, नीश बन रहा है, वैल्यू के रिगार्डिंग बहुत अच्छा कर रही है कंपनीज, मतलब वैल्यू एडिशन हो रहा है फार्मा इंडस्ट्री में। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है फार्मा का। फार्मा के अंदर भी एपीआई का स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हाँ, अगर एच पी ए पी आई कोई कंपनी बना रही है तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी हम जब स्पेसिफिकली कंपनी की बात करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। बट जो जो चीज़ें मैंने बताई वो आप लिख के रख लेना या याद कर लेना, जो भी आप चाहो वो कर लेना। बट ये सारी चीज़ें हम वापस से जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक, मान लो कोई इंडस्ट्री एक कंपनी का नाम लेके मैं बात करूँगी, एच पी ए पी आई बनाती है कंपनी ऐसा बोल के, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में वापस आनी चाहिए, right? So I really enjoyed like having a great discussion about HPAPI. Though it's not a discussion, I'm forwarding my knowledge to you. It's not a discussion because it's a one-way communication. You can make it two-way by asking questions, by letting me know any particular analysis if you want, any particular query if you want me to answer, तो आप कर सकते हो। एंड जो इंसाइट्स आपके पास है, जो आप अगर कोई फार्मा सेक्टर पढ़ चुका है या कोई फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, तो आप अपने इंसाइट शेयर करो कि इंटरनली इंडस्ट्री और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हमको देखना है, ताकि मेरे पास भी नॉलेज बढ़े, ताकि मैं और रिसर्च करके आपको बता सकूँ। जो बाकी लोग हमारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, जो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, जो आपको आके लाइक क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको पता चलेगा, राइट। सो ओवरऑल लाइक हम सभी को ग्रो करना है एंड हमें और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना है अबाउट फार्मा सेक्टर, सो दैट हम एक्सपर्ट बन जाए फार्मा सेक्टर के। हम कंपनी देख के ही पता लगा ले कि इसमें घुसना है कि नहीं घुसना है एंड कितने वक्त बाद हमको इसका रिजल्ट मिलेगा, right? So yeah, it was great making this video and forwarding all my knowledge to you. And if you have any kind of doubts and queries in the particular HPAPI, high potency active pharmaceutical ingredient, कितना खतरनाक नाम है, तो वो हम डिस्कशन कर सकते हैं। I'll be happy, very much more than happy to answer your questions. Right? I really like when you engage and ask questions,
कि हाँ ये चीज़ है। एंड फार्मा पे आपका पूरा एक प्लेलिस्ट रेडी है, यू कैन गो एंड लाइक आप पूरा प्लेलिस्ट के थ्रू अगर एक बार पढ़ोगे समझोगे तो आपको एकदम फ्लो आपका बना रहेगा। जितने भी वीडियोस फार्मा के आएंगे उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे। इवन कंपनीज का एनालिसिस वो मैं अलग कर सकती हूँ, प्लेलिस्ट बना सकती हूँ, बट आपको मेजर फार्मा का डिटेल उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। नेक्स्ट हमारा पेप्टाइड एपीआई हम स्टडी करेंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग है, उसमें और भी आपको मजा आएगा। जैसे जैसे हमारा एपीआई का लेवल बढ़ता जाएगा ना, वैसे ही इंडिया के आप साइड से आपको पता चलेगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ती रहेगी, आपको फार्मा और डिटेल में और डेप्थ में समझ में आएगा, आपको वैल्यू एडिशन का मतलब समझ में आएगा कि वैल्यू एडिशन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। एंड जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे जैसे एपीआई का लेवल, उसके रिस्क, उसके रिवॉर्डिंग सब बढ़ती जाएगी, उसका केपेक्स, उसकी इंडस्ट्री सब कुछ बढ़ता जाएगा। So yeah, would like to end the video, and if you have any doubt you can ask me. So yeah, I will see you in the next video. Till then do research. Thank you.